नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में और मैं हूं डॉक्टर ऋचा शर्मा। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था व्यक्तिक निर्देशन है क्या। वहां पूरी जानकारी आपको दे दी गई थी कि व्यक्तिक निर्देशन क्यों दिया जाता है, उसकी सामान्य आवश्यकताएं क्या हैं या क्यों आवश्यकता है एक व्यक्ति को पर्सनल कोई एडवाइस दी जाए। क्योंकि जीवन है और जीवन है तो समस्याएं हैं, जब समस्याएं हैं तो उनका निराकरण भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जो लेकर के आए हैं वो भी उसी से कुछ संबंधित है, लेकिन यह थोड़ा सा अलग हो गया। ये वो पॉइंट है जहां व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ किन किन स्तरों पर कार्य किया जाना चाहिए और वो आवश्यक कार्य क्यों है। प्रारंभ से ही यदि एक बच्चे को, एक व्यक्ति को एक उचित रूप से मार्गदर्शन दिया जाता है तो वहां उसका जीवन सुलभ बन जाता है। उसी से संबंध में आज की हमारी वीडियो है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बोल देती हूँ और वो ये है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। दूसरा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूँ। तीसरा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जहाँ इसकी आवश्यकता है। आपको अपने अनुसार जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा लिंक डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आज की वीडियो में क्या खास है। सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं जैसे कि विभिन्न स्तरों पर व्यक्तिक निर्देशन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो हम यहाँ ये बताएं कि विभिन्न स्तरों पर जो व्यक्तिक निर्देशन होते हैं उनके कार्य 3 स्तरों पर रखे गए हैं। पहला, प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य। दूसरा, माध्यमिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य। और तीसरा है महाविद्यालय स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य। तो यहाँ पर 3 स्तर बताए गए हैं, यानी 3 इसके स्टेप या चरण बताए गए हैं जो प्राथमिक स्तर पर है, माध्यमिक स्तर पर है और महाविद्यालय स्तर पर है। यहाँ पर जब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक बालक को यदि प्रारंभ से ही सही और गलत इनका भेद बता दिया जाए तो उसका जीवन सुलभ बन जाता है। तो यहाँ पर 3 स्तरों के रूप में आता है, एक प्रारंभिक स्तर, एक माध्यमिक स्तर और तीसरा महाविद्यालय स्तर। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो इसको भी 3 भागों में यहाँ पर रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर पहला आता है यहाँ पर पूर्व प्राथमिक स्तर। यहाँ पर होता है पहला पूर्व प्राथमिक स्तर, जो कि हमारा कक्षा 1 से पहले का भाग होता है। यहाँ एक बच्चा अबोध होता है, उसको ये नहीं मालूम, उसको ये जानकारी नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। यहाँ पर केवल उसका एक भाव जो होता है वो उसी चीज को देखता है और समझता है। यदि प्यार की भाषा उससे बोलोगे तो वो केवल प्यार को ही समझेगा, और अगर डांट डपट या कुछ इस तरह से एक भाव प्रदर्शित उसके सामने होता है तो वो बच्चा आपके पास आ भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर एक प्राथमिक स्तर जो है उसके अंदर बताया कि पूर्व प्राथमिक स्तर है, जो कक्षा 1 से पहले यानी विद्यालय में जाने से पहले उसका ये सारा कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। एक बच्चा विद्यालय में जब जाता है तो आज के समय में यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर वो 2.5 साल से ही विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, जो कि अनुचित है। यहाँ पर उसके सारा जीवन जो है, उसका जो बचपन है, ये पल वापस लौट करके नहीं आने वाले, इसीलिए उसको स्वतंत्र रूप से खेलना चाहिए। पहले हम देखते थे तो कक्षा 1 से प्रारंभ होता था बच्चे का पढ़ाई लिखाई का शुरुआत होना, लेकिन अब 2.5 साल का बच्चा हुआ, भेज दो स्कूल, कुछ तो सीखेगा। अरे सीखने के लिए बहुत कुछ है, अभी इतनी जल्दी सिखाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको विद्यालय में भाग करके सिखाना है तो उसी चीज को आप घर में भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज है, जो चीजें सीखनी है तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर वो है कक्षा 1 से पहले की। दूसरा इसमें बताया गया है कि प्राथमिक स्तर जो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक का बताया गया है। कक्षा 1 से 5 तक का जो स्तर है वो है प्राथमिक स्तर। तीसरा है यहाँ पर जूनियर स्तर तक, जो कक्षा 6 से 8 तक का स्तर इसके अंदर आता है। ये हमारा किशोरावस्था से पहले की अवस्था कही जाती है। अब हम इसको एक एक करके ये देखते हैं। जैसे पहले स्तर में हमने यहाँ पर पूर्व प्राथमिक स्तर में जो देखा था, तो सभी प्रकार की अच्छी आदतों का विकास करना, जैसे कंघी करना, दांत में अन्य साफ सफाई का ध्यान रखना इत्यादि, ये वो चीजें पूर्व प्राथमिक स्तर के अंतर्गत कि यहाँ पर हम बच्चे को जब सिखाते हैं तो घर के अंदर, जैसे एक बच्चा हर समय ज्यादा से ज्यादा जहाँ उसको प्यार मिलता है, जैसे माँ है,
आज के एकल परिवार हैं तो यहाँ पर माँ सबसे ज़्यादा उसके संबंध में आती है, वो रहती है, उसके साथ रहती है। पहले संयुक्त परिवार होते थे तो वहाँ पर परिवार के सभी लोगों के बीच में वो रहता था और हर तरह का आचरण सीख जाता था। बुजुर्ग जो होते हैं वो अपना अच्छा आचरण उनको बताते थे, अच्छी स्टोरीज सुनाते थे, जिसके माध्यम से संस्कार क्या होते हैं, नैतिकता क्या होती है, मूल्य क्या होते हैं, आदर्श क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आती थी। आज के समय में यदि हम देखते हैं तो इन चीज़ों का अभाव है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे बच्चा माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है, अब माँ अपना काम करती रहती है, तो उसी समय उसको ये एजुकेशन दे देनी चाहिए कि क्या करना है उसको अपने से संबंधित। और अपने से संबंधित से मतलब आता है जैसे उसको कंघी करना, बाल वो खुद बनाए, कैसे बना रहा है, कैसे कर रहा है। अनुकरण, यहाँ पर एक अनुकरण क्रिया होती है, जो बालक देखता है ठीक उसी को अपने अंदर धारण करता है या उसी के हिसाब से कार्य करता है, क्योंकि अनुकरण का दूसरा नाम होता है नकल करना। तो जैसा आप करोगे वैसा ही एक छोटा बच्चा भी करता है। अब यहाँ पर उसके अंदर हमने ये देखा कि उसको हमने बताया कंघी करना, कंघी उसके हाथ में दी, आप स्वयं कंघी काढ़ो। तो यहाँ पर दांत साफ करना, दांत क्यों साफ किए जाते हैं, साफ सफाई शरीर की क्यों आवश्यक है, खाना खाने से पहले हाथ धोना इत्यादि, ये सामान्य जानकारी होती है जो एक बालक में प्रारंभ से ही दे दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर उसका एक ये पूर्व प्राथमिक स्तर पर हो गया, जो कक्षा में जाने से पहले की आदतें होती हैं। अब यदि बच्चा विद्यालय में भी जाता है तो वहाँ विद्यालय में जाने के बाद यदि उसका लंच होता है तो वो खाना खाता है तो पहले वो हाथ धोने की क्रिया को करता है। क्यों? क्योंकि ये आचरण वो यहाँ आने से पहले सीख चुका था। तो ये क्रियाएं उसकी घर से होती हैं। तो इसको कहते हैं हम यहाँ पर पूर्व प्राथमिक स्तर। दूसरा स्तर आता है प्राथमिक स्तर, जो कक्षा 1 से 5 तक का आता है। इसके अंदर जो बताया गया है वो है कि बढ़ते क्रम में विकास करना। जैसे जैसे बालक की अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे उसका विकास भी होगा। तो वो किस तरीके से करना है, तो यहाँ उचित अनुचित का फर्क समझना, नींद उचित लेना, खेल और मित्रों का साथ होना। जब बालक विद्यालय जाता है तो यहाँ पर अब कई सारी चीजें सीखना शुरू कर देता है। अब यहाँ कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की बहुत सारी उसकी आवश्यकताएं ऐसी हो जाती हैं कि अब उनको वो करना शुरू कर देता है। तो उन्हीं आवश्यकताओं में यहाँ पर विद्यालय के साथ साथ परिवार का भी हस्तक्षेप होता है और परिवार के साथ साथ विद्यालय का भी हस्तक्षेप होता है। तो दोनों ही मिलकर के जब एक बालक को सही रूप से उसको गाइडेंस देते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उसको ये बताया जाता है, जैसे घर से वो निकल करके आया विद्यालय में, तो विद्यालय में आने के बाद आने से पहले उसके घर वाले इसको ये बताते हैं अच्छे लोगों की संगति में रहना, कोई गलत काम मत करना, अगर कोई चोरी करनी है या कोई ऐसी बात करनी है तो बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है इसके लिए, आपको टीचर्स भी आपको मारेंगे, पिटाई लगाएंगे, आपकी कंप्लेंट आएगी, तो ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। तो वहाँ पर एक इस तरह की बातों का बताना, और यही चीज़ डेवलप होता है फिर विद्यालय में आकर के। उसका मित्र कैसा है, यानी फ्रेंड सर्कल कैसा है, किसके साथ उसकी बॉन्डिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें उसको एक टीचर को भी निगरानी के तौर पर देखना चाहिए और एक परिवार के आधार से पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। फिर आता है नींद का, क्योंकि अब बच्चा थोड़ा सा सीख रहा है, विकसित हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी नींद कम हो जाती है। प्री लेवल पर हम देखते हैं तो वहाँ पर उसको नींद चाहिए होती है भरपूर, लेकिन अब उसकी नींद कम हो जाती है। लेकिन उसकी नींद हमें प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नींद पूरी नहीं लेगा तो और उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा सही रूप से उस कार्य को कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो उसके लिए होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक का। फिर देखते हैं जूनियर स्तर पर, हम यहाँ कक्षा 6 से 8 तक का होता है। यहाँ अब बच्चा और विकसित हो रहा है और आयु बढ़ रही है, तो यहाँ पर उसकी क्या है, किशोरावस्था में आने से पहले की उसकी ये अवस्था होती है। तो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की इसके अंदर सारी योजनाएं शामिल होती हैं। यहाँ पर उसको बड़े सचेत रहना होता है। एक तो उसके नेतृत्व क्षमता पर ध्यान देना चाहिए, लीडरशिप उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा है परिचित होना और जिम्मेदारी का भाव आना। नेतृत्व क्षमता से परिचित होकर जब वो अपने गुणों को समझेगा तब अपनी जो भी क्षमता है उसी के आधार से वो कार्य करता है। हर व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। यदि नेतृत्व क्षमता नहीं होती है तो किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, और हर व्यक्ति को एक पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ उसके अंदर आएगा तो ये उसका एक लीडरशिप है। हर कार्य को करने से पहले वो ये नहीं सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता। यदि उसके अंदर ये बात आती है, इसका किसी भी कार्य को यदि विद्यालय में दिया जाता है, घर में दिया, नहीं मुझसे नहीं होगा, तो यहाँ पर उसके अंदर नेतृत्व क्षमता का गुण नहीं है और इसी गुण को डेवलप करना होता है। तो यहाँ पर अब उसका गुण जो है ये 3rd लेवल पर आने के बाद यहाँ पर बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है उसका नेतृत्व क्षमता
उच्च कोटि की होनी चाहिए। किसी भी कार्य को यदि वो करता है हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर इसके हमारे प्राथमिक स्तर में व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य थे, जो कि हमारा पहला स्तर था। दूसरा स्तर हमारा यहाँ पर आता है माध्यमिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य। माध्यमिक स्तर पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर अब हमारी किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है, और किशोरावस्था में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जहाँ पर एक बालक बहुत सारी समस्याओं से जूझता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनको कि वो एक्सप्लेन कर देता है, कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि वो अपने अंदर ही जूझता रहता है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि वो केवल अपने फ्रेंड से कह सकता है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि वो केवल अपने पेरेंट्स से कह सकता है। हर प्रकार की समस्याओं से यहाँ पर ये वो अवस्था होती है कि एक बालक उससे या एक व्यक्ति उस समस्याओं से जूझता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गाइडेंस देने की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी हो सकती है? पहला है समस्या की प्रकृति को समझना। यदि एक परामर्शक है या परामर्शक दाता है तो वहां पर सबसे पहले उसकी समस्या की प्रकृति क्या है, समस्या यानी किस लेवल की है, कौन सी समस्या ऐसी है जिसका समाधान उसी के हिसाब से निकाला जाए। तो सबसे पहले प्रकृति को समझना होता है कि समस्या आखिर है कैसी। दूसरा हम देखते हैं आत्मविश्वास का जागृत होना। यदि एक बालक का आत्मविश्वास जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं उठा होगा, जागृत नहीं होगा, तब वहां पर कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया था कि नेतृत्व क्षमता के माध्यम से बच्चे को हमें डेवलप करना है, क्योंकि उसके अंदर जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। और यदि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है कि वो कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है इतनी, तो वो आराम से कर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर उसका जो आत्मविश्वास है उसको हमें जगाना होगा, और जब वो जगेगा तो अपनी समस्याओं को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। तीसरा देखते हैं नवीन शैक्षिक या व्यावसायिक भाव का होना। आज के वर्तमान समय में यदि हम देखते हैं तो शैक्षिक भाव सबसे ज्यादा प्रबल है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्षमता है इस स्टेज पर आने के बाद, माध्यमिक स्टेज पर आने के बाद एक बालक को अब अपने भावी जीवन की भी चिंता करनी होती है। तो यहाँ पर उसका व्यवसाय क्या होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है और उचित बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, ये सारी चीजें उसके अंदर जागृत होती है और करना होना चाहिए। क्योंकि जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट होगा उसी फील्ड में वो तरक्की पर तरक्की आराम से कर जाता है। तो पहला तो ये। दूसरा है नवीन शैक्षिक रूप से। आज के समय में यदि हम देखते हैं तो नवीनीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, जो कि आधुनिकीकरण का एक रूप है और जो होना भी चाहिए। अगर ये चीज नहीं होगी तो आदमी पिछड़ जाएगा। इसीलिए नया रूप क्या है, जिस क्षेत्र में वो जा रहा है, तो पहले उसके लिए सारी डिटेल्स सामने रखनी होगी कि इस क्षेत्र में आपके लिए ये उपयुक्त है। तो यहाँ पर तीसरा भी हो गया। चौथा है मनोरंजन और समाज सेवा का भाव। इस स्टेज पर आने के बाद मनोरंजन सबसे पहले होता है और होना भी चाहिए, लेकिन वो उचित है अनुचित है इस चीज को देखने के बाद। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि यदि बच्चे भटक जाते हैं तो वहां पर वो उचित अनुचित में फिर फर्क नहीं करते हैं। तो वहां पर हमें ये देखना है कि मनोरंजन का भाव तो हो रहा है। बहुत से बच्चे मनोरंजन के अंदर बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, पान गुटखा खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अनुचित है। इस चीज पर हमें निगरानी रखनी होती है। एक परामर्शदाता को उसका हर पक्ष देखना चाहिए और दिखाना चाहिए कि अगर वो मनोरंजन के तौर पर किस चीज को यानी किस प्रक्रिया को अपने अंदर ढाल रहा है तो वो उसके लिए उचित है अथवा अनुचित है। इस चीज को यदि उससे परिचित कराओगे तो वो समझ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं समाज सेवा। समाज सेवा वो भाव है कि इस अवस्था में हर बच्चे के अंदर एक समाज सेवा का भाव होता है, बस उसको उजागर करने की आवश्यकता होती है। यदि सही रूप से उसको प्रेरित किया गया तो वो समाज में अपना सहयोग भी दे सकता है। तो वो एक समाज सेवा का भाव है। किस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है, यदि आप धन से उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हो तो आप धन से कीजिए, यदि भोजन से कर सकते हो तो भोजन से कीजिए, यदि जिस रूप से आप अपने हाथ पैरों से किसी की सेवा कर सकते हो तो उस तरीके से कीजिए। ये एक आत्मिक सुख की प्राप्ति कराता है। आप इसको करके तो देखिए और फिर देखिए आप इसको खुद फील करोगे कि आपने कुछ बेटर किया। इस तरीके से यदि आप उसको प्रेरित करते हो तो वहां पर वो व्यक्ति यानी वो बालक आगे बढ़ने की प्रेरित होता है और उस चीज को करने की कोशिश करता है। तो ये एक सेवा भाव है जो कि समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन है। तो यहाँ पर एक उचित गुण का प्रवेश किया। फिर देखते हैं यहाँ पर तनाव मुक्त। जैसा अभी बताया था किशोरावस्था जो है तनाव की अवस्था होती है। यहाँ पर एक बच्चे को एक किशोर को तनाव से हमेशा मुक्त रखना चाहिए। जो भी विकल्प हो उसको उचित रूप से देना चाहिए। जब वो तनाव से मुक्त रहेंगे तो अपने क्षेत्र में अपने फील्ड में आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं।
फिर आता है यहाँ पर अनेकों रोगों के दुष्प्रभावों को बताना। जैसे अभी बताया कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कुछ बच्चों के अंदर गलत आदत पड़ जाती है, बीड़ी का पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना इत्यादि, ड्रिंक करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को या तो आप दृश्यात्मक रूप से अगर दिखाते हो किसी बच्चे को कि इसका प्रभाव ये होता है, यदि आपने तंबाकू खाया, यदि आपने पान गुटखा खाया, यदि आपने बीड़ी सिगरेट पी, तो इससे कैंसर बनता है जो कि हमारे शरीर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यदि आप खत्म हो गए तो आपका परिवार जो है दुखी होगा, इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। बहुत सारे ऐसे दुष्परिणाम हैं जिस चीज़ से आप परिचित करा सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी अगर कोई बच्चा गलत रूप से किसी चीज़ को अपने अंदर डाल रहा है तो वहाँ पर उसको सचेत करना होता है, उसका फायदा और लॉस दोनों ही हमें बताना होता है। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिकता, यहाँ एक बालक के अंदर अगर कोई सामाजिकता का भाव नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसको जागृत करना है। क्योंकि आज समाज में हमें आवश्यकता नहीं है, परंतु क्या कह सकते हैं कि कल को नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमें हमेशा तत्पर रहना है सामाजिक रूप से, हमें एक सामाजिक व्यक्ति बनना है, क्योंकि हम समाज में ही रहते हैं, हमारी आवश्यकताएं समाज से ही पूर्ति होती है, इसीलिए हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर समाज क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्यों हैं, ये सारी चीजें बालक को बताना। फिर देखते हैं नैतिक गुण क्या है। इन नैतिक गुणों के माध्यम से हमारा एक मानवीय रूप जो है वो प्रस्तुत होता है समाज में। उसी नैतिक गुण की वजह से हमारी एक प्रतिष्ठा बनती है, हमारी एक पहचान बनती है। आध्यात्मिक गुण क्या है, आध्यात्मिक रूप एक वो रूप है जिसको कि हम परोक्ष रूप से स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु परोक्ष रूप से हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, आत्मसंतुष्टि हमें प्राप्त होती है। जाने अनजाने में हमें नहीं मालूम है, हमें ये पता नहीं है सृष्टि बनाई किसने, हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक भाव है जिसको हम फील करते हैं, तो वो आध्यात्मिकता का एक भाव है। और यदि एक बच्चा आध्यात्मिकता की ओर रुख करता है तो वो नैतिकवान भी बनेगा, वो संस्कारवान भी बनेगा, वो चारित्रिक गुणों में भी उच्च कोटि को प्राप्त करता है और उसके अंदर सामाजिकता का भी भाव स्वतः ही आ जाता है। तो इन तीनों गुणों को, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक भाव को ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर डेवलप करना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मानवीय गुण व मेल जोल का भाव जागृत करना। जब हमने ऊपर वाले सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिकता गुणों को हमने डेवलप कर दिया तो यहाँ पर अपने आप ही मानवीय गुण बच्चे के अंदर आते जाएंगे। समाज में उसका मेल जोल होगा, आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, हर तरह से वो अपने आप जो भी उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा और सहयोग की बात रखेगा। तो ये चीज़ हमारे जो आते हैं वो माध्यमिक स्तर पर आते हैं और इसी एज पर, इसी अवस्था पर एक बालक को सारे ये गुण उसके अंदर डालने चाहिए। तो इन गुणों को देखते हुए एक परामर्शदाता को उचित समाधान उसकी समस्या के अनुसार, समय के अनुसार, आयु के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। अब बात आती है तीसरी अवस्था की। तो तीसरी अवस्था है महाविद्यालय स्तरों पर व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य। ये वो अवस्था है जो यहाँ से प्राइमरी से माध्यमिक में आया और माध्यमिक में से महाविद्यालय स्तर पर जाता है। किशोर अवस्था का यहाँ पर एंड नहीं होता, परंतु यहाँ पर अब वो एक ऐसे रूप में आ जाता है जहाँ पर उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, जैसे कि वैवाहिक बंधन में बंधना, सामाजिक रूप से सहयोग करना, माता पिता के जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना, व्यवसाय क्या हो सकता है, फ्यूचर की चिंताएं करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर अब उसको करना होता है। कुछ रूप ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बालक पढ़ता है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो बीच में उसको पढ़ाई भी छोड़नी होती है। तो क्यों छोड़नी है, उसको आगे और भी बढ़ना है, उसके लिए क्या विकल्प हो सकता है और वो क्या क्या कर सकता है जिससे कि उसका हर प्रकार से स्तर जो है वो मजबूत हो और बढ़े, तरक्की को प्राप्त करे। तो वो सारा एक रूप जो होता है वो परामर्शदाता उसी आधार से देखते हुए उसको उचित परामर्श देता है। इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं देखते हैं। जैसे हम देखते हैं पहले आर्थिक समस्या हेतु। आर्थिक समस्या को जब मजबूत किया जाता है तो यहाँ पर अंशकालीन शिक्षा हो गई, प्राइवेट शिक्षा हो गई, इसका परामर्श। यदि एक बच्चा या एक व्यक्ति अब यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है और समझने के आधार से वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से करना भी चाहता है, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब यहाँ पर उसको क्या करना है कि पढ़ाई भी जारी रखे, तो उसको अपनी आर्थिक स्थिति भी संभाल के रखे। तो जैसे उसका समय मिल रहा है, हर समय का सदुपयोग करना। पहला है, यदि उसको इतना टाइम मिल रहा है कि वो अंशकालीन शिक्षा को प्राप्त कर सकता है तो किसी भी महाविद्यालय में अपने लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध करे। उसके आधार से यदि उसको जब टाइम मिलता है, समय मिलता है,
वो जाए महाविद्यालय, विद्यालय, तो वहाँ पर उसको जो भी उससे शिक्षा लेनी है अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए, उसके लिए समय निकालें। कुछ ऐसी होती है कि पूरा टाइम उसने अपने जीविका को बनाने के लिए लगा रखा है, नौकरी करने के लिए लगा रखा है, तो वहाँ पर उसके पास समय की जो कमी है या अभाव है, तो वहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन जो होती है उसको वो ले सकता है और उसके माध्यम से अपना विकास कर सकता है। दूसरा हम देखते हैं तो वैवाहिक समस्या हेतु मार्गदर्शन। जब समस्याएं हमारे सामने आती हैं तो बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे इस लेवल पर आने के बाद व्यक्ति जो है वैवाहिक जीवन में बंधते हैं, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन की समस्या है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको यही बताया था कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध में आते हैं, यानी एक परिवार दूसरे परिवार के संबंधों में बंधते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो समस्याएं क्या हो सकती हैं, क्योंकि इसलिए भी होती हैं क्योंकि दोनों परिवारों के जो संस्कार होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो इन संस्कारों को मेल कैसे किया जाए, क्या हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, कैसे एक रिश्ते को बनाया जाए, जोड़ा जाए, जिससे कि वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक या जीवन भर तक चलते रहें। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वहाँ पर उसका उसी हिसाब से जो समस्या है उसी समस्या को देखते हुए मार्गदर्शन करना चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पर आधुनिकीकरण के नाम पर गलत कार्य को करना। एक किशोर के रूप में जब हमने देखा था बहुत सारी कमियां थीं, उनका परामर्श देना उचित था, लेकिन जब वो महाविद्यालय में आता है तो वो अपने स्तर को थोड़ा सा समझता है कि और बढ़ गया, उसका कद बढ़ गया, कद बढ़ता है परंतु उसके अंदर जो गलत प्रवृत्ति होती है वो भी बढ़ने की आशंका होती है। तो इस तरीके से हम आधुनिकीकरण को एक नया नाम दे देते हैं कि ये तो आजकल के फैशन है। ऐसा नहीं है, फैशन फैशन ही होता है जो कुछ चमक लिए हुए होता है और कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद जैसे उसकी चमक ढली वहां पर वो खत्म, लेकिन उस बीच उस व्यक्ति का सर्वनाश हो चुका होता है। तो यहाँ पर उस चीज को देखते हुए ही एक व्यक्ति को उचित परामर्श देना चाहिए कि हमें कब, क्यों, क्या, कैसे करना है जो हमारे लिए फायदेमंद हो, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ समय के लिए हो, हमें लॉन्ग टाइम के लिए बना करके रखना है। आधुनिक के रूप में अगर हम देखते हैं तो हम ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है? नहीं है, हमारा शरीर कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होना है। तो ऐसी चीजों से हमें उसको बचाना जो आधुनिकता के नाम से एक बालक का पतन कर रहा है। तो उसके लिए क्या परामर्श होना चाहिए, एक परामर्शदाता को वही विकल्प यूज करने चाहिए। फिर आता है यहाँ पर सह अस्तित्व की भावना को जागृत करना। मैं अपना अस्तित्व जानती हूँ, एक व्यक्ति दूसरा है तो वो अपना अस्तित्व जानता है, आप अपना अस्तित्व जानते हो, हम सबका अस्तित्व है और वो सब मायने रखता है। जैसे जो इज्जत मैं अपने लिए चाहती हूँ वो इज्जत मुझे दूसरे को देनी होगी। इसी तरह से जब मैं दूसरे की भावनाओं को सम्मान दूंगी तो वहाँ पर ये हमारा सह अस्तित्व होगा, क्योंकि जैसे आपके अस्तित्व है वैसा मेरा भी अस्तित्व है। तो यहाँ पर एक दूसरे के अस्तित्व को पहचानना, उसको सम्मान देना, ये एक परामर्श है। यदि हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो हम अपने लिए भी सम्मान की बात को नहीं रख सकते हैं। तो ये एक समूह के रूप में यदि हम देखते हैं कि सह अस्तित्व के रूप में समझते हुए अगर हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं तो वहाँ पर उचित ही कदम उठाए जाते हैं। और फिर अंत में हम देखते हैं कि सामाजिक रूढ़िवादिता व अंधविश्वास के प्रति उचित दृष्टिकोण को अपनाना। हम देखते हैं कि जैसे समय के अनुसार पहले जो होता था सामाजिक कुछ कुरीतियां होती थी, उनको आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत कुछ दूर हो चुका है, परंतु आज भी इन्हीं कुरीतियों के आधार से बहुत कुछ ऐसे अंधविश्वास किए जा रहे हैं जो कि अनुचित हैं। यहाँ पर हमें यही चीज़ देखते हुए आगे का जीवन भी फॉलो करना है, हमें कैसे संभल के रहना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलत हैं तो उनका हमें डट कर के विरोध भी करना है। कुछ चीज़ें हमारे लिए सही हैं जो बुजुर्गों ने कुछ ऐसे नियम के अकॉर्डिंग बनाई हैं तो वहाँ पर उनको हमें फॉलो भी करना है। क्यों? क्योंकि उसके आधार से हम एक संस्कार है, हमारी संस्कृति भी बनी हुई है। परंतु यदि वो अंधविश्वास के रूप में है तो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको बिल्कुल हटा देना है। तो इस तरीके से कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं उनके प्रति सचेत रखना, कुछ अंधविश्वास हैं उनके प्रति भी सचेत करना, इन चीज़ों में नहीं पड़ना। ये सारी चीज़ें हमें एक बालक को सही रूप से, यदि कोई मानसिक रूप से परेशान है तो वो क्यों है, किस लिए है, उसका रीज़न क्या है, कहीं कोई ऐसी गलत संस्कृति में तो नहीं पड़ा हुआ या कहीं कुछ ऐसा अंधविश्वास तो नहीं है इस बच्चे के मन में जहाँ पर, तो उस चीज़ को हमें देखना है, उसी के आधार से परामर्श करना है। तो एक परामर्शदाता का कार्य दायित्व यही होता है।
अगर लेवल के आधार से हमने देखा तो यहाँ पर 3 लेवल इसके बताए हैं, प्राइमरी स्तर, माध्यमिक स्तर और महाविद्यालय स्तर। उन सब से आधार पर यहाँ पर जो देखा जाता है तो वो यही है, एक रूप से, एक अवस्था के आधार से, उसके स्तर के आधार से, उसकी समस्या के आधार से जो उचित परामर्श हो सकता है एक परामर्शदाता को देना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये 3 विभिन्न स्तर बताए थे, व्यक्तिगत निर्देशन के जो कार्य थे उनको एक्सप्लेन किया। प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य, माध्यमिक स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य और महाविद्यालय स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के कार्य। इन सभी कार्यों को अच्छे से हमने डिफाइन किया है, आपकी समझ में आया होगा। ये आपसे बात कर सकती हूँ, और अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई और चीज़ चाहिए तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको किस और टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। और अगली वीडियो में हम समूह निर्देशन क्या है इसकी चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।